शायद तुम्हारे हाथ में हमला करने वाला तिलिस्म नहीं है। फिर तुम कौन सा तिलिस्म लिए हो? जरा मुझे भी तो देखने दो, भोलू ने कहा। इतना कहते ही भोलू आगे बढ़ा। वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि पानी के ऊपर चलता दिख रहा था। राज ने गहरी सांस ली और शैतानी बंधन तिलिस्म रख दिया, क्योंकि भेलू भूत या जादूगर नहीं था। इसके बाद राज ने बवंडर सी रफ्तार और लंबी चाल दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके पानी पर चलना शुरू कर दिया। राज ने सीधे भेलू से भिड़ने की ठान ली थी। इसके बाद राज ने कांसे की अंगूठी की मदद से अग्नि तलवार टेक्निक एक्टिवेट कर ली। भले ही राज के पास अभी तलवार या कवच तिलिस्म नहीं बचा था, लेकिन वो किसी दुश्मन के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं था। अग्नि तलवार जैसी आम टेक्निक मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, भेलू ने कहा। उसे राज की टेक्निक से जरा भी डर नहीं लग रहा था। इसके साथ ही भेलू ने अपनी मुट्ठी में एक स्टील का पंच पहन लिया। ये कोई आम पंच नहीं था, यह जादुई खजाना था। राज की तलवार सीधी भेलू की मुट्ठी से टकराई। तलवार की आग तितर बितर हो गई और राज की उंगली और अंगूठे के बीच एक घाव बन गया, जिससे तलवार हाथ से फिसल गई। लेकिन ये तो बस शुरुआती असर था। भेलू की मुट्ठी अभी भी राज के सीने की तरफ बढ़ रही थी। इतने ताकतवर हमले से राज हवा में उछल चुका था। इतने में ही राज के सीने के सामने एक सुनहरा कवच दिखने लगा था। राज की किस्मत अच्छी थी कि भेलू के हमले से ठीक पहले उसके मन की इंद्री में कैद भूत ने अपना कवच आगे कर दिया था। ये दूसरे लेवल का जादूगर तो वाकई बहुत ताकतवर है, राज ने कहा। तुम तो बहुत कमजोर हो। आओ, तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने के लिए पहले मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अपनी हड्डियों की चरबराहट तुम्हें अच्छी लगेगी, भेलू ने हंसकर कहा। क्या बकवास है, मैं तुम्हारी बाहों में नहीं मरना चाहता, राज ने हंसकर जवाब दिया। राज की आंखों में अभी भी डर की झलक तक नहीं दिख रही थी। कमजोर लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, भेलू ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुमने जो कहा है वो सही कहा है। कमजोर लोगों के पास चुनने का मौका नहीं होता। तो चलो, मैं तुम्हें अपनी ताकत का असली नमूना दिखाता हूँ। अब हाथ पैर चलाने का वक्त आ ही गया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आखिरी पलों का मजा लो, क्योंकि अब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, राज ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। इस समय राज की रणछोड़ टेक्निक की बंदिश भी चमकने लगी। जैसे ही वसीम को पता चला कि राज रहस्यमयी टापू छोड़कर आ गया है, तो उसने राज की नई लोकेशन की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। बहुत देर तक देखते रहने के बावजूद जब राज के चमकते हुए हाथ से कुछ भी नहीं हुआ, तो भोलू को समझ आ गया। तेरी तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, भेलू ने गुस्से में कहा। हालांकि यहाँ भेलू की कोई गलती नहीं थी। राज ने पहले ही तीसरे लेवल के तिलिस्म दिखाकर भेलू के मन में ताकतवर हमलों का डर बिठा दिया था। लेकिन अभी भेलू गुस्से में अपनी बाहें फैलाकर राज की तरफ बढ़ रहा था। वो राज को मसल कर रख देना चाहता था। राज बिना डरे बस हंस रहा था। राज ने अपनी तलवार पीछे टांग ली और पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसका आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था। तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो, भेलू ने बाहें फैलाकर कहा। लेकिन तभी भेलू को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पीछे से उसे लात मारी हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ टूट गई हो। भेलू दूर उछल गया था और राज के सिर के ऊपर से निकल गया था। अरे, क्या मैं समय पर नहीं पहुंचा? वसीम ने कहा। सीनियर, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। अगर आप थोड़ी भी देरी से आते तो शायद मेरा भरता बन गया होता, राज ने खुश होकर कहा। क्या ये तुम्हारा दुश्मन था? वसीम ने भौहें चढ़ाकर पूछा। भले ही भेलू को लग रहा था कि उसकी पीठ टूट गई है, लेकिन अभी उसे अपनी चोट के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो बस डर कर वसीम की तरफ देख रहा था। भेलू को समझ आ गया था कि उसे भी डर लग सकता है। भेलू ने तुरंत ही गोता लगाया और भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गोता लगाते ही उसे महसूस हुआ जैसे वो पानी में नहीं बल्कि किसी धातु की चीज से टकरा गया हो। पानी ठोस हो चुका था। वसीम भेलू की तरफ ही उंगली करके आगे बढ़ रहा था। अब मेरी काबिलियत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये डरावना है ना? राज ने वसीम के पास जाकर भेलू की तरफ मुड़ते हुए कहा। ये तो दूसरे लेवल का जादूगर है। बताओ राज, इसका क्या करना है? इसे मार डालें? वसीम ने पूछा।
सीनियर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। राज ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे शल्य के घर भेज देता हूँ। उसे याददाश्त वाले मसले के लिए दूसरे लेवल और उसके ऊपर के जादूगरों की जरूरत है। वो इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वसीम ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, एक बात और वसीम, लगता है मैं रहस्यमयी टापू पर होकर आया हूँ और इसीलिए मेरी कुछ समय की याददाश्त गायब हो गई है। राज ने कहा, वाह, आखिरकार तुम रहस्यमयी टापू हो ही आए। वैसे मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेके जाना चाहता था, लेकिन रहस्यमयी टापू मेरी सोच से भी बढ़कर अजीब निकला। मैं वहां जा ही नहीं पाया, लेकिन तुम जैसे ही वहां से निकले, मैंने तुरंत रणछोड़ टेक्निक से तुम्हारी लोकेशन का पता लगाया और यहाँ आ गया। वसीम ने भेलू को उठाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी काफी इज्जत है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट का सामान नहीं हूँ, भेलू ने कहा। इसके बाद भेलू ने अपने दांत में फंसे जहर को खाने की कोशिश की। ये एक ऐसा जहर था जिससे दूसरे लेवल का जादूगर आसानी से मर सकता था। भेलू के ऑर्गेनाइजेशन वाले सभी लोगों के दांतों में इस तरह का जहर भर देते थे कि अगर कभी पकड़े जाने की नौबत आए तो वे लोग खुद अपनी जान ले सकें। लेकिन इसके पहले कि भेलू कुछ भी कर पाता, उसका जहरीला दांत मुंह से बाहर आ गया। वसीम ने अपनी उंगली हिलाकर भेलू के अरमानों पर पानी फेर दिया था। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें शल्य के पास जिंदा भेजना है, तुम उसके लिए कीमती हो, वसीम ने कहा। कमजोर लोगों के पास चुनने का ऑप्शन नहीं होता, ऐसा तुमने ही कहा था ना। अब तुम्हारी बात तुम्ही पर लागू हो रही है, राज ने हंसते हुए कहा। इतना कहने के बाद राज को उस लड़की की याद आई जिसे भोलू ने पानी में फेंक दिया था। सीनियर, इस आदमी ने एक लड़की को घायल करके पानी में फेंक दिया था। इसका एक साथी भी था जिसे मैंने घायल कर दिया था, क्या वो अभी भी जिंदा होंगे? राज ने पूछा। राज इतना ताकतवर नहीं था कि उस लड़की को बचा पाए, लेकिन अब जब वसीम यहाँ पर मौजूद था तो राज एक मौका आजमाना चाहता था। वो समुद्र में है, वसीम ने कहा। इसके बाद वसीम ने चुटकी बजाई और करीब 15 सेकंड के बाद एक बड़ी सी वेल उस लड़की और शार्कू को लेकर बाहर आ गई। क्या ये लड़की जिंदा है? राज ने पूछा। हाँ, इसकी सांसें चल रही हैं। मैं अभी भी इसे बचा सकता हूँ, लेकिन हमें जमीन पर लौटकर इसका इलाज करना होगा। तब तक अगर तुम चाहो तो हीलिंग जादू करके इसे जिंदा रख सकते हो, वसीम ने कहा। ठीक है, राज ने कहा और तुरंत ही अपनी अंगूठी से उस लड़की पर हीलिंग जादू करने लगा। हीलिंग जादू करते ही लड़की के हल्के हल्के घाव भर गए, जो उसे फिलहाल जिंदा रखने के लिए काफी थे। हालांकि शार्कों के लिए राज ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो पास वाले उस टापू पर चलते हैं। वसीम ने टफी, गुलगुले और भेलू को वेल की पीठ पर फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। सीनियर, टफी और गुलगुले को क्या हुआ है? राज ने पूछा। वो दोनों बस अपनी आंखें ही झपका पा रहे थे, इसलिए राज को उनकी चिंता हुई। कुछ नहीं, मैंने बस इन पर सम्मोहन जादू किया है। भले ही इनको होश आ चुका है, लेकिन ये अभी भी अपना शरीर नहीं हिला सकते। ये लोग करीब 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे, वसीम ने कहा। राज ने वेल को रोककर गुलगुले के पिछवाड़े पर 2 चपत लगाई। आगे से ध्यान रखना, अगर घर से भागने की कोशिश की तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी, राज ने कहा। राज, अगर कल को तुम पिता बने तो तुम अपने बच्चों को बिगाड़ दोगे, वसीम ने कहा। पिता और बच्चों वाली बात सुनकर राज को कुछ याद आ गया। उसे टापू की कुछ यादें अभी भी धुंधले तौर पर याद थीं। राज अपना सिर खुजलाने लगा था। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? वसीम ने पूछा। सीनियर, आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे कुछ धुंधली याद है। शायद मेरी ताकत कम होने के कारण मेरी याददाश्त पूरी तरह से मिटी नहीं है। मुझे जो याद आ रहा है उस हिसाब से मेरी एक लड़की से शादी हुई थी और उससे मुझे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। ये सब कुछ इतना असली लग रहा है कि मैं इसे भ्रम मान ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि रहस्यमयी टापू पर मेरे साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ है, राज ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो जिंदा भ्रम है। अगर इसके बाद भी तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम शल्य से एक बार चेकअप करवा सकते हो, वसीम ने कहा। अच्छा, सीनियर शल्य ऐसा कर सकते हैं? राज ने पूछा। अभी तो चलो इस टापू पर रुकते हैं ताकि इस लड़की की हालत में सुधार किया जा सके। तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे, वसीम ने कहा। इसके बाद राज और वसीम और बाकी लोग टापू पर पहुंच गए।
वसीम ने उस लड़की को जमीन पर लेटा दिया और उसकी ध्यान से जांच करने लगा। क्या राज की शादी वाकई हो गई थी? क्या लालटू ने किसी खास जादू से राज को समय की यात्रा करवाई थी? आखिर राज को लालटू के साथ जुड़ी यादें कैसे याद थीं? क्या लालटू ने रहस्यमयी टापू से निकलने के पहले राज पर कोई खास जादू किया था जिससे राज अपनी पूरी याददाश्त नहीं भुला पाया था? राज की उम्र नहीं बढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी बढ़ी हुई उम्र की याद कैसे याद थी? समय काफी जल्दी गुजर गया। परितोष परिवार की लड़की को बहुत भयानक महसूस हो रहा था। उसके चारों तरफ घना अंधेरा था। भले ही वो जानती थी कि ये बस एक बुरा सपना है, लेकिन वो इस सपने से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब उठ जाओ, उठ जाओ, लड़की ने कहा। ये लड़की चाहत परितोष अपने परिवार की काफी होनहार लड़की थी। परितोष परिवार की ब्रह्मताला से निपटारा मंच पर लड़ाई थी। निपटारा मंच में उम्र के हिसाब से मुकाबले होते थे। चाहत परितोष परिवार की नई पीढ़ी की उम्मीद थी। उसके लड़ाई में उतरते ही उसके परिवार की जीत निश्चित थी। अगर उसे एक के बाद एक लड़ाई में भी उतरना पड़े तो भी वो ब्रह्मताला की पूरी नई पीढ़ी को अकेले हरा सकती थी, क्योंकि ब्रह्मताला की नई पीढ़ी में दूसरे लेवल का एक भी जादूगर नहीं था। बस इसीलिए ही ब्रह्मताला वालों ने चाहत को लड़ाई में उतरने से पहले ही निपटाने का इरादा पक्का कर लिया था और कई पैसे देकर कातिलों को उसके पीछे लगा दिया था। अब उठ जाओ, मुझे निपटारा मंच पर पहुंचना होगा और कंपटीशन में उतरना होगा। मुझे समय पर वहां जाना होगा। ऐसा मन में सोचते हुए चाहत की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने अपने बगल में एक नौजवान लड़के को मुस्कुराते हुए देखा। उस नौजवान के बगल में एक नन्हा लड़का, एक कुत्ता था। अब तक टफी और गुलगुले थोड़ा हिलने डुलने लगे थे, लेकिन अभी भी उनकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। सीनियर राज, ये लड़की उठ गई, गुलगुले ने खुश होकर कहा। गुलगुले एक सन्यासी था और सन्यासियों के लिए किसी की जान बचाना सबसे कीमती था। टफी, जाकर देखो सीनियर का मेडिटेशन पूरा हो गया क्या? अगर हो गया तो उन्हें यहाँ आकर इसके घावों की जांच करने के लिए कहना। राज ने सिर हिलाकर टफी से कहा। टापू पर कदम रखते ही वसीम ने सबसे पहले चाहत की हड्डियों की मरम्मत करके उसके अंदर से भेलू की बुरी ताकत बाहर निकाल दी थी और उसके अंदरूनी घावों की मरम्मत भी कर दी थी। हालांकि ये सब बस उसकी हालत को बिगाड़ने से रोकने के लिए था। उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए शल्य की जरूरत थी। हालांकि शुरुआती उपचार करने के बाद वसीम ने 8 घंटे का एक छोटा मेडिटेशन करने की ठानी थी। अब तक राज को भी वसीम के इस नेचर की आदत हो चुकी थी। टफी भौंकता हुआ वसीम के पास चला गया। क्या हुआ? चाहत ने पूछा। इतना कहने के बाद उसने बेहोश होने के पहले की अपनी यादों में झांका। उसे याद था कि उसके पीछे समुद्र में 2 कातिल लगे हुए थे। इसके बाद उसने राज और एक बड़ी सी वेल को आसमान से गिरते देखा। फिर भेलू ने उसे कसकर जकड़ लिया और वो बेहोश हो गई। क्या तुमने मेरी जान बचाई? चाहत ने राज की तरफ देखकर पूछा। सीनियर वसीम ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी हालत अभी भी नाजुक है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। जैसे ही हमारे दूसरे सीनियर से हम मिलेंगे, तुम्हारे बाकी घाव भी भर जाएंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा। मेरी नाजुक हालत? हाँ, उस कातिल ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। चाहत ने अपने घावों को देखते हुए सोचा, लेकिन थोड़ा हिलते ही उसे बहुत दर्द हुआ। हिलो मत, वरना तुम्हारे घाव दोबारा खुल जाएंगे। राज ने चाहत को दोबारा लेटाते हुए कहा। मेरे घाव ठीक होने में कितना समय लगेगा? चाहत ने घबरा कर पूछा। वो जानती थी कि निपटारा मंच का मैच कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जिन सीनियर से हम मिलने वाले हैं वो इलाज करने में माहिर हैं। मुझे लगता है कि तुम कुछ महीनों में ठीक हो जाओगी, राज ने अनुमान लगाकर कहा। कुछ महीने? चाहत की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो जानती थी कि इतने समय में तो निपटारा मंच का मैच खत्म तक हो जाएगा। अगर उसका परिवार दांव पर लगी अपनी तलवार टेक्निक हार गया तो परितोष परिवार के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। इस बारे में सोचते ही चाहत की चिंता बहुत बढ़ गई और वो दोबारा बेहोश हो गई। अरे, ये तो फिर बेहोश हो गई। क्या ये अपने इलाज के बारे में सुनकर बेहोश हुई? राज ने बड़बड़ाते हुए कहा। सीनियर राज, ये लड़की बेहोश होने के पहले ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, गुलगुले ने सीरियस होकर कहा। ऐसी बात है?
तो मौत के करीब से गुजर कर बचने के बाद और कितने गहरे गांवों से महीने भर में ठीक हो जाने की बात सुनकर भी इसे खुशी नहीं हुई, बल्कि ये बेहोश हो गई। ऐसे में इस पर ऐसी कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है जो ये 1 महीने में ठीक होने की खबर सुनकर बेहोश हो गई? राज ने कहा। सीनियर राज, आप तो काफी स्मार्ट है। गुलगुले ने ताली बजाकर कहा। वो चापलूसी करने में बहुत माहिर था। राज ने थोड़ी पिटाई करके ही गुलगुले को माफ कर दिया था, इसलिए राज और गुलगुले का रिश्ता पहले से बेहतर हो चुका था। सीनियर वसीम का मेडिटेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या तुमने उस लड़की से उसके बारे में पूछा? जब राज और गुलगुले दोनों बातें कर रहे थे तभी टफी ने आकर कहा, मैं बस उससे पूछने ही वाला था, इसके पहले वो बेहोश हो गई। क्या मैं फिर से हीलिंग जादू करके उसे उठाऊं? तभी हम इससे कोई सवाल पूछ पाएंगे। राज ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, तुम कोशिश करके देख सकते हो, और जब तुम्हारे सवाल खत्म हो जाए तो इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछ लेना। इसकी इतनी नाजुक हालत है और हमें नहीं पता कि शल्य कब वापस आने वाला है, तो ऐसे में अगर शल्य समय पर नहीं आ पाया और ये मर गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, टफी ने कहा। भले ही टफी के कहने का ढंग ठीक नहीं था, लेकिन उसकी बात में दम था। ठीक है, राज ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने अपनी टी शर्ट उतारकर चाहत के पैर ढक दिए। इसके बाद उसने चाहत पर हीलिंग जादू किया। करीब 3 सेकंड में ही चाहत ने आंखें खोल ली। इस बार वो पहले से शांत थी। मेरी मदद करने का शुक्रिया, चाहत ने मुस्कुराकर कहा। इस बार एकदम शांत रहना और बेहोश मत होना, राज ने कहा। राज एक दिन में केवल 3 बार हीलिंग जादू कर सकता था, जिसमें से 2 बार वो इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए अब वो बर्बाद नहीं कर सकता था। चाहत ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इतनी सी हलचल से ही उसे इतना दर्द हुआ जैसे वो किसी ने उसे पीछे से छुरा घुसा दिया हो। इतना ज्यादा हिलो डुलो मत, और अभी जब तुम होश में आ चुकी हो, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगी? इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? राज ने कहा। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि मैं बच जाऊंगी। थोड़ी देर बाद चाहत ने जवाब दिया, मेरा मानना है कि हमेशा सबसे खराब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। असल में बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि इलाज करने वाले सीनियर कब आएंगे। जिस हिसाब से तुम घायल हो, उस हिसाब से अगर वो सीनियर नहीं आए तो शायद तुम मर सकती हो। तो ऐसे में क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? राज ने हंसकर कहा। सीनियर, आप बहुत सीधे बोल रहे हैं, आपको आगे से थोड़ा संभल कर बात करनी चाहिए, गुलगुले ने सलाह देकर कहा। राज भी समझता था कि वो बहुत ही बड़ी बात बोल रहा था, लेकिन उसने इसके पहले कभी भी किसी से भी इस तरह की बात नहीं की थी, इसलिए उसे ज्यादा अंदाजा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई जादूगर जादू कैसे कर सकता है अगर वो जिंदगी और मौत की सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा नाम चाहत परितोष है, मैं परितोष परिवार से हूँ, चाहत ने गहरी सांस लेकर कहा। परितोष परिवार का नाम सुनते ही राज के दिमाग में घंटी बज गई। उसे याद था कि पंखुड़ी की दोस्त का संबंध भी परितोष परिवार से था। आखिर तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले वो लोग कौन थे? वो कहां से आए थे? राज ने पूछा। वो लोग पैसे लेकर कत्ल करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन से थे, और वो लोग मुझे हमारे परिवार और ब्रह्मताला के बीच की झड़प के कारण मारना चाहते थे। कुछ मसलों को निपटाने के लिए हम दोनों गुटों में निपटारा मंच पर मुकाबला होना है। परितोष परिवार ने मुझे इस मुकाबले के लिए चुना है, इसलिए ब्रह्मताला ने मुझे मुकाबले के पहले ही निपटाने का प्लान बनाया होगा, ताकि वो आसानी से जीत का ताज पहन पाए, चाहत ने कहा। अपनी कहानी बताते वक्त चाहत ने तलवार टेक्निक की बात नहीं बताई। भले ही राज उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी चाहत को टेक्निक की बात का जिक्र करना ठीक नहीं लगा था। तो तुम्हारे और ब्रह्मताला के बीच पुरानी आपसी दुश्मनी है? क्या तुम्हारे परिवार की ब्रह्मताला से किसी तलवार टेक्निक को लेकर लड़ाई हुई थी? राज ने पंखुड़ी की बात याद करते हुए पूछा। यह सुनकर चाहत की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी आम जादूगर को उसके पारिवारिक मामले के बारे में कैसे पता था। जिस हिसाब से तुमने रिएक्ट किया, उस हिसाब से मेरी बात सही है। लगता है मेरा और परितोष परिवार का ताल्लुक जुड़ ही गया। मेरा नाम राज सिंघानिया है, मैं एक आजाद जादूगर हूँ। मेरी एक दोस्त है पंखुड़ी उर्फ स्मृति भ्रामक, जो तुम्हारे परितोष परिवार की दोस्त है।
राज ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम गुलगुले है, मैं सीनियर फकीर के बुद्ध कबीले का शिष्य हूँ। गुलगुले ने कहा, मेरा नाम टफी है, मैं एक शैतानी कुत्ता हूँ। तुम मुझे बड़े भाई टफी कहकर बुला सकती हो। तुम चाहो तो मैं अकेले ही भ्रमताला को तबाह कर सकता हूँ। टफी ने कहा, टफी उसे परेशान करना बंद करो। राज ने टफी के सिर को ठोकते हुए कहा। राज जानता था कि टफी की मदद के बदले किसी न किसी परेशानी का सामना करना आम बात थी। असल में हम मुद्दे से भटक रहे हैं, तो चाहत, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? राज ने पूछा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे अवशेषों को मेरे परिवार तक पहुंचा देना। चाहत ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हो जाएगा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। राज ने सिर हिलाकर कहा। चाहत ने सिर हिलाया और आंखें बंद करके आराम करने लगी। करीब 5 मिनट में ही चाहत गहरी नींद में पहुंच गई। उसके घाव उसे ज्यादा देर तक होश में नहीं बने रहने दे रहे थे। टफी भी सूरज की रोशनी में लेट गया। उसका शरीर भी अभी कमजोर था, इसलिए वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकता था। गुलगुले एक चट्टान पर बैठकर मंत्र जपने लगा। राज अपने सारे सामान का हिसाब लगाने लगा। राज ने बालों जितने आकार के 16 पौधे देखे। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये सब पौधे कहां से आए। फिर उसने उन पौधों पर लिखे नोट को देखा, जिस पर अजगर के कंकाल पर मुरझाई बेल लिखा था। अजगर के कंकाल पर मुरझाई बेल, ये तो शाही जूनियर के इलाज के लिए जरूरी चीज है ना? राज ने मनीमन सोचा। अब वो शाही जूनियर के इलाज में मदद कर सकता था। इसके बाद राज ने खरगोश के आकार का एक पर्स देखा। हालांकि इसे देखकर भी राज को कुछ भी याद नहीं आया। राज ने पर्स को खोलकर देखा। उसे इसके अंदर भी एक नोट मिला। उसे निकालते ही वो नोट काफी बड़ा हो गया। खास तरह के सांप की केचुली से बना पर्स। उस नोट पर यही लिखा था, मुझे तो रहस्यमयी टापू पर काफी कुछ मिल गया, यहाँ तक कि अब मेरे पास भी पंखुड़ी जैसा पर्स है। राज ने मनीमन सोचा। इसके बाद राज ने पर्स के अंदर अपना बैग डाल दिया। बैग अंदर जाते ही काफी छोटा हो गया। यह तो कमाल है, राज ने खुश होकर कहा। पर्स एक तरफ रखने के बाद राज ने अपना मोबाइल निकालकर देखा। हालांकि टापू पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। असल में राज पहाड़ी महारथी में जाकर शाही शेर को बताना चाहता था कि उसे शाही जूनियर के इलाज के लिए मुरझाई बेल मिल चुकी है। हालांकि अभी राज को सिग्नल आने तक इंतजार करने की जरूरत थी। पास ही में हिंद महासागर में इस समय एक टापू के ऊपर 4 आग की गेंदें दिखाई दे रही थी। जैसे ही पहली गेंद नीचे गिरी तो उसके अंदर कई लोग दिखाई देने लगे। इन लोगों में से 2 लोग हवाई जहाज उड़ाने वाले लग रहे थे। उनमें कुछ फ्लाइट अटेंडेंट भी थे। इनमें राज के शिष्य जोसेफ की लड़की भी थी। अगली आग की गेंद नीचे आई, जिसमें 2 लोग थे, जिसमें एक काले अंकल और दूसरा अपने माँ बाप को ढूंढ रहा बच्चा था। उन दोनों ने ही पुराने शहर के सामने हाँ का विकल्प चुना था। तीसरी गेंद में गणेश, जोसेफ, रोहन, जुबैर, जीशान, रिया और रिया की बड़ी बहन थी। इस तरह हवाई जहाज के पूरे यात्री इकट्ठा हो चुके थे। राज को छोड़कर बाकी सभी इस टापू पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। करीब 10 मिनट के बाद जानवरों की खाल पहने कुछ लोग इन लोगों की तरफ आए। देखो, ये तो बहुत सारे हैं, एक औरत ने इशारा करके कहा। आखिर ये लोग कौन थे और हवाई जहाज के यात्रियों के साथ क्या करना चाहते थे? क्या राज अपने दोस्तों की लोकेशन का पता लगा पाएगा?